नींद। मोहसिन खान। मुझे खूब जोर की नींद आ रही है। मैं सो जाना चाहती हूँ। ऐसी गहरी नींद कि जिसके बाद वजूद का एहसास ही न रहे। आती ही कब है? रात गए तक काम धंधों की मसरूफियत और बच्चों के शोरो गुल से आसाब शल हो जाते हैं। पिंडलियां फड़कने लगती हैं और ऐसी हल्की उचटती हुई नींद आती है जैसे सफर के दौरान आ जाती है कि एक जरा सी नामानूस आहट हुई या कोई मोड़ आया और आंख खुल गई। ऐसे में ख्वाब भी ऐसे बेकैफ और बेचैन कर देने वाले आते हैं जिनसे फरहत और ताजगी मिलने के बजाय थकान का एहसास होने लगता है। सर भारी हो जाता है और जहन सारा दिन परेशान रहता है, जैसे कोई कीमती चीज खो गई हो। शादी से पहले ऐसी कैफियत कभी नहीं रही। हाँ, किसी की डांट फटकार या कुछ मखसूस दिनों में यह हाल हो जाता था कि चादर से मुंह ढांप के पड़ जाती, घुटती रहती और उस कैफियत में गाफिल हो जाती। मगर आम तौर पर यह होता था कि इधर लेटी नहीं कि सो गई, फिर कोई हजार बार पुकारे मुझे खबर कहाँ, और ख्वाब भी अच्छे अच्छे आते थे। अम्मा मेरी इस आदत से बहुत चिढ़ती थी। कहती थी ऐसी घोड़े बेच के सोती है कि दुनिया जहां का होश ही नहीं रहता। बिल्कुल बच्चों की सी सिफतें हैं। उनकी मौहूम सी आवाज जो अक्सर ख्वाब का हिस्सा बन जाती थी, मुझे सुनाई देती थी। टांगे कहीं हैं तो हाथ कहीं हैं, जामे तक का होश नहीं। ये भी ख्याल नहीं कि घर में बाप और जवान जवान भाई भी हैं। पराए घर में जाएगी तो रोज डांटी जाएगी। फिर जैसे अपने आप से कहती, पहले मुझे भी ऐसी ही बेखबरी की नींद आया करती थी, मगर अब जाने कहां उड़ गई। आंखें नींद से खाली हो गईं। मेरी आंखें भी नींद से खाली हो गई हैं। बेखुदी का सा वो खुमार जाने कहां चला गया। पहरों नींद का इंतजार करती हूँ, मगर नहीं आती। हाँ, कभी कभार एक अजीब तरह की गुनूदगी सी तारी हो जाती है, जैसी इस वक्त है। पपोटे बोझल होते जा रहे हैं, आंखों के ढेले टपके पड़ रहे हैं और दिमाग इस तरह सनसना रहा है जैसे हांडी में उबाल आ रहा हो। ऐसी कैफियत में नमक की चाय पीने से तबीयत संभल जाती है और जरा देर के लिए नींद भी भाग जाती है। चाय पी लूं, वरना आधी रात तलक जागना मुश्किल हो जाएगा। सोचा था आज रात मैं रिफत की फ्रॉक सीऊंगी। उसके पास गत की कोई फ्रॉक ही नहीं रही। सुबह उठ के रोएगी कि मेरे लिए फ्रॉक क्यों नहीं सी। रोज कोई बहाना कर देती हूँ। बाजी को खत भी लिखना था, कितने दिन हो गए हैं उनका खत आए हुए, और मैं अब तक जवाब नहीं दे सकी। सोचती होंगी अब कहकशां को मुझसे मोहब्बत नहीं रही। क्या करूं, रोजाना सोचती हूँ कि आज लिखूंगी कल लिखूंगी, मगर नहीं लिख पाती। पहले कैसा इंतजार रहता था बाजी के खतों का, और कैसे एहतमाम से जवाब लिखा करती थी। यह भी एक तरह का मशगला था। अब लिखने बैठती हूँ तो समझ में ही नहीं आता कि क्या लिखूं। बीच बीच में कोई काम याद आ जाता है और उठ खड़ी होती हूँ। कलम कागज भी ऐसे ठिकाने पर रख देती हूँ कि ढूंढे नहीं मिलते। बाजी भी अब आदी होती जा रही हैं। पहले हर खत में मेरी सर्द मेहरी की शिकायत जरूर करती थी, मगर अब नहीं करती, और अब उनके खत भी इस पाबंदी से नहीं आते। नींद का झोंका फिर आ गया। चाय बना लूं, वरना सो गई तो फिर आंख नहीं खुलेगी। खफा होंगे, कहेंगे मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसे मौकों पर मेरा जल्दी सो जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बड़ी उलझन होती है। जागने की बहुत कोशिश करती हूँ, मगर ना आंखें खुलती हैं, ना कुछ समझ में आता है। पिछली मर्तबा ऐसी ही बेतहाशा नींद आ गई थी, और कैसा डरावना ख्वाब देखा था। लगता था किसी ने खूब जोर से दबोच लिया हो और गला घोंटे दे रहा हो। बुरी बुरी आवाजें निकलने लगी थीं, और उस दिन उन्होंने कैसा गुस्सा किया था मुझ पे। जोर से चीखे थे, ये क्या पड़ी हुई हो मुर्दों की तरह, हाथों में दम है न पैरों में जान। कभी जो साथ देती हो, ऐसा लगता है जैसे कोई जुर्म कर रहे हो। शुरू में मैं उनकी बातों की परवाह नहीं करती थी, मगर अब यह एहसास होने लगा है कि अगर मैंने इसी तरह बेपरवाही बरती तो एक न एक दिन इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे भी अब मैं रोज बरोज बदशक्ल और बदवजा होती जा रही हूँ। मजाक मजाक में कह भी देते हैं, उस दिन लाइट जला के मुझे देखा था और कितना हंसे थे मुझ पे। अब ये बदन मैंने अपने हाथ से तो बनाया नहीं। अल्लाह मियाँ जिसको जैसा चाहे बना दे। पहले तो मेरा बदन ऐसा नहीं था। शक्ल की भी सब लोग तारीफ करते थे। अब भी बाज दिनों में जब जरा सुकून मिलता है, अच्छी लगने लगती हूँ। चाय में नमक ज्यादा पड़ गया। चलो ठीक है, अब देर तलक नींद नहीं आएगी। मगर ये नींद आती खूब जोर से है। सो जाती हूँ तो किसी बात का होश ही नहीं रहता। ख्वाब भी सब याद रहते हैं, बीच बीच से टूटते नहीं।
ऐसी नींद के बाद सुबह जल्दी उठना मुश्किल हो जाता है। जी चाहता है बस सोती ही रहूं और अच्छे अच्छे ख्वाब देखती रहूं। आज हवा नहीं चल रही। जब हवा नहीं चलती तो ऐसा लगता है कि जैसे सब चीजें किसी ख्याल में खो गई हों या गहरी नींद सो गई हों। ऐसे में बड़ा हौल आता है। रात भी तो ज्यादा हो गई है। सबके घरों में रोशनियां बुझ चुकी हैं। जब जमीन पे रोशनियां होती हैं तो आसमान दिखाई नहीं देता। अंधेरा होता है तो दिखाई देता है। अब इस वक्त नीचे रोशनी नहीं है तो आसमान दिखाई दे रहा है। सितारे कैसे चमक रहे हैं। किस कदर सितारे हैं आसमान में। गिनने बैठूं तो उम्र गुजर जाए और गिनाए न गिने। ये सितारे जो यहाँ से इतने छोटे छोटे से दिखाई देते हैं, सुना है इतने बड़े बड़े होते हैं कि इन पर दुनियाएं आबाद हो सकती हैं। यहाँ तक सुना है कि बाज सितारे तो ऐसे भी हैं कि जिन पर हमारी ही जैसी मखलूक आबाद है। पता नहीं सच है कि झूठ। यहाँ से तो वही सितारे नजर आते हैं जिन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। आज जाने कितने दिनों के बाद आसमान की तरफ देख रही हूँ। पहले जब अपने घर के आंगन में लेट के आसमान की तरफ देखती थी तो कितना अच्छा लगता था। दूर दूर तक फैले हुए सितारे, घटता बढ़ता हुआ चांद जो कभी मशरिक की तरफ से उठता था, कभी मगरिब की तरफ से, और सितारों के बीच में वो आड़ी तिरछी सफेद कामदार दुपट्टे किसी कहकशां। अब तो महीनों यही ख्याल नहीं आता कि आसमान भी है, उसमें सितारे हैं और चांद भी है। पता नहीं कहाँ चले गए। कह के गए थे सोना मत, जल्दी आ जाऊंगा। इन्हें भी कैसे कैसे तमाशे सूझते हैं। मौसम बदलने का असर होता है या क्या के बाज दिनों में बिल्कुल बदल जाते हैं। जरा जरा सी बातों पर तवज्जो देने लगते हैं, खूब बातें करते हैं और जी खोल के हंसते हैं। बच्चों की सी कैफियत हो जाती है और बाज दिनों में चुप साध लेते हैं। किसी बात का जवाब देना भी गवारा नहीं करते। मुझे तो उनकी ये आदत अच्छी लगती है न वो आदत। जी चाहता है कि बस इंसानों की तरह रहें। अब्बा की भी ऐसी आदतें थीं। आमतौर पर खामोशी इख्तियार किए रहते थे, खूब गुस्सा करते थे और कभी कभी खूब खुश नजर आते थे। हर बात का जवाब रसानियत से देते। मैं अक्सर सोचा करती थी कि बाज दिनों में अब्बा को क्या हो जाता है कि अब्बा अब्बा ही नहीं लगते। अम्मा सही कहती थी, मर्दों का मिजाज कोई नहीं समझ सकता। गजरा भी उलझ गया। नींद का झोंका जो आ गया था, पता नहीं मेकअप ठीक से हुआ भी या नहीं। करीब से आईना देख लूं, वरना जरा भी कसर रह गई तो यही कहेंगे कि तुमको कोई दिलचस्पी ही नहीं। बेदिली के साथ बैठी इंतजार कर रही हो। सुबह से शाम तक झाड़ती पोंछती रहती हूँ, मगर ये गर्द तो पीछा ही नहीं छोड़ती। रोज आईना साफ करती हूँ और गर्द आके फिर बैठ जाती है। मेकअप तो ठीक ही है। ठीक क्या है, बस है उनका दिल रखने को। आंखें कैसी हलकों में घुसी जा रही हैं, जैसे बरसों की बीमारी के बाद बिस्तर से उठी हूं अभी। हडई औरतों पर कुछ अच्छा नहीं लगता। न बदन पर कपड़े, न चेहरे पर मेकअप। नमक की चाय पीते ही आंखें जैसे खुल सी गईं। अब कुछ देर तक जाग सकूंगी। सुहाग रात का जोड़ा पहन लूं, वरना आ गए तो कहेंगे अभी तलक वही चिकट कपड़े पहने बैठी हो, नहाई भी नहीं। अब कौन नहाता रात के वक्त। बाल गीले कर लूंगी, कह दूंगी नहाई थी। पाउडर तो लगा ही लिया है। सुहाग रात का ये जोड़ा अब कितना भारी लगने लगा है। पता नहीं चौथी चालों तक कैसे संभाला था उसे मैंने। जी चाहता है किसी दिन इसको चुपके से उधेड़ के रफत का सूट बना दूं, मगर डर लगता है खफा होंगे, कहेंगे तुमने मुझे जलाने के लिए किया है ये सब कुछ। पता नहीं अभी और कितने दिनों तक सुहाग रात के इस जोड़े में सच सच के उनका इंतजार करना पड़ेगा। मौसम बदल रहा है। रात में खुनकी हो जाती है, मगर दिन में कैसी तड़ाके की धूप निकलती है। फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। आज पेड़ों में पानी भी नहीं डाला। रोजाना पानी मिलता रहे तो ये कितनी जल्दी बढ़ते हैं और कैसे तरोताजा रहते हैं। सुना है रात के वक्त पेड़ों में पानी डालना अच्छा नहीं होता। सुबह डालूंगी। रात के वक्त पेड़ पौधों के पास जाना भी नहीं चाहिए, साए का असर हो जाता है। सांप बिच्छुओं का भी डर होता है। उफ, उस मूजी का ख्याल आते ही झुरझुरी आ जाती है और बदन में सरसराहट का सा एहसास होने लगता है। अभी तक उसी तरह याद है जैसे कल की बात हो। एक बार आंगन में लेटी हुई बेखबर सो रही थी। पता नहीं क्या वजह था, बहुत रात हो गई थी। किसी चीज का लिजलिजा और ठंडा ठंडा सा लम्स महसूस हुआ, जैसे कोई चीज सरसराती हुई पैरों के ऊपर से पेट की तरफ जा रही हो। जल्दी से घबरा के उठ बैठी, दौड़ के चराग लाई और उसकी लौ ऊंची करके देखा तो दिल की धड़कन बंद सी हो गई और सारा बदन ठंडा पड़ गया। बेजान सी होकर अम्मा के पलंग पर ठह गई। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। देर के बाद होशो हवास दुरुस्त हुए तो देखा कि सब लोग मेरे ऊपर चराग की रोशनी किए मेरे बदन में सांप के कांटे का निशान ढूंढ रहे हैं।
एक दिन पहले बर्तन धोते वक्त पतीली की धार से उंगली कट गई थी। अम्मा के डर से छुपाए रही थी कि डांटेंगी। किस फूहड़पन से काम करती हो कि रोजाना कोई ना कोई जख्म हो जाता है। जख्म का निशान नुमाया था। अम्मा उसी उंगली को पकड़े बैठी थी। कलाई पर एक डोरी इतनी सख्ती से बांध दी गई थी कि अगर ज्यादा देर तक बंधी रहती तो खून का दौरान बिल्कुल ही बंद हो जाता और उंगलियां बेहिस हो जाती। कुछ देर तक तो मुझे भी वहम रहा कि ये सांप के कांटे का निशान है, मगर कुछ देर के बाद जब होशो हवास बिल्कुल दुरुस्त हो गए और आवाज काबू में आई तो मैंने ठहर ठहर के बीमारों के से लहजे में वाकया बयान किया। फिर ये वाकया जो एक हादसा बनते बनते रह गया था, एक दिलचस्प लतीफा सा बन के रह गया और उसमें कलियां फुंदने लगते चले गए। अब्बा की गैर मौजूदगी में ये वाकया ड्रामाई अंदाज में बयान किया जाता। रफत बाजी निढाल सी होकर पलंग पर गिर जाती और उसी अंदाज और उसी कैफियत के साथ बयान करती जैसे मैंने बयान किया था। मैं चिढ़ती थी, पैर पटकती थी। अब ख्याल आता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। अगर सांप काट ही लेता और मैं मर गई होती तो। ये वाकया बयान कर करके सब लोग रोया करते। भाईजान ने सांप को मार डाला था। घूरे पर पड़ा हुआ मुर्दा सांप हमने अपनी आंखों से देखा था। खूब चौड़े फन वाला, पतला पतला सा। उस पर बने हुए सियाही माइल फूलों के से टप्पे धूप में कैसे चमक रहे थे। 2-3 दिन के बाद जब हवा चली तो कैसा ताफुन घर में भर गया था। फिर भाईजान उसे उठा के कहीं दूर फेंक आए थे। उसके बाद जब भी सांप का ख्याल आता तो ताफुन का एहसास जरूर होता, अब भी होता है। हालांकि मरा हुआ सांप मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, मगर महीनों यही एहसास रहा कि सांप मरा नहीं है। यह भी वहम रहा कि सांप अपनी पुतलियों पे भाईजान का अक्स छोड़ गया होगा और एक न एक दिन उसकी मादा इंतकाम जरूर लेगी। कितने दिनों तक पांव फैला के सो नहीं सकी। सांप मर गया था, मगर अपना ठंडा ठंडा सा रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्स मेरे बदन पर और धूप में चमकते हुए सियाही माइल फूल मेरी आंखों में छोड़ गया था। पता नहीं कहां से उस मूजी का ख्याल आ गया। जहां पेड़ पौधे होते हैं और जमीन में नमी होती है, यह मूजी आ जाता है, यहां से हट जाना चाहिए। जिस दिन ये देर में लौटते हैं कैसा हौल आता है, घर काटने को दौड़ता है। अब तो खैर इतना एहसास नहीं होता। शादी के बाद शुरू शुरू में बड़ा डर लगता था। जहां गलियों में सन्नाटा हुआ और घरों की रोशनियां बुझी नहीं कि दिल बैठने लगता था। अपने आप को काम में मसरूफ रखने की कोशिश करती थी, मगर कहीं एक जरा आहट हुई और लगता था कि अब कोई दीवार पर से फांदा कि जब फांदा। कमरे में होती थी तो बरामदे से डर लगता था और बरामदे में होती थी तो कमरे में जाते हुए डर लगता था। गुलदान पर भी रोजाना गर्द जम जाती है। फूल भी कुमला गए। सुबह ताजे फूल लगा दूंगी। किसी दिन बाजार से नकली फूल ला के सजा दूंगी। रोजाना फूल सजाना भी एक मसला है। वैसे भी अब इन फूलों में खुशबू कहाँ होती है। कल इस डाइनिंग टेबल को दूसरी तरफ कर दूंगी। टीवी भी कहीं और रख दूंगी। चीजें एक जगह पर ज्यादा दिनों तक अच्छी नहीं लगती। कशिश खत्म हो जाती है। हवाई जहाज जा रहा है। ये रोजाना इसी वक्त यहाँ से गुजरता है। कैसी आदी सी हो गई हूं इसकी आवाज की। अगर किसी दिन न गुजरे तो जरूर कुछ कमी का एहसास होगा। नींद आ रही हो और सोने को न मिले तो कैसा अजीब सा एहसास होता है। जहन माऊफ सा हो जाता है और पपोटे आप ही आप एक दूसरे में चिमटने लगते हैं। चलो शादी वाला एल्बम ही देखते हैं। कितने दिनों से नहीं देखा। अक्सर सोचती हूँ कि किसी दिन एक नया एल्बम लाके उसमें फोटो लगा दूंगी, मगर सोचती ही रह जाती हूँ। वो भी तो गया है कितना पुराना, शादी के वक्त का है। ये है मेरे शादी के वक्त की तस्वीर। शादी के वक्त मैं कैसी अच्छी लगती थी। खिलाया भी तो था अम्मी ने खूब मेवा कि ससुराल जाए तो तंदुरुस्त होके जाए। ना मालूम वहां कितना काम करना पड़े और अच्छा खाने पीने को मिले कि ना मिले। जिन्होंने मुझे पहले देखा था अब देखती हैं तो हैरत करती हैं कि आए ये कहकशा है, क्या हो गया है इसको। आईना देखती हूँ तो अपने आप को पहचाना ही नहीं जाता। उस वक्त अब्बा कैसे टाठे थे। लगता ही नहीं था कि इतनी जल्दी मर जाएंगे। कितने झमेले छोड़ गए हैं अब्बा अपने पीछे। जाने क्या सूझी थी कि दूसरी शादी कर बैठे। सब लोग कहते हैं कि मोहल्ले वालों ने उनका खूब मजाक उड़ाया था। ठीक तो हंसते थे लोग। भला इस उम्र में शादी की क्या जरूरत थी, और वो भी एक जवान लड़की से। फिर हम लोगों की पैदाइश पर उनका और मजाक उड़ाया गया। शादी तो की ही थी, आधा दर्जन बच्चे और पैदा कर दिए। अब्बा के 13 औलादे हुई। 8 मेरी पहली वाली अम्मा से और 5 मेरी सगी अम्मी से। 2 बच्चे जाए हो गए वो अलग। इसी में तो अम्मी की सेहत खराब हो गई थी। तौबा है, अब्बा ने तो कुछ सोचा समझा ही नहीं। अगर अब्बा दूसरी शादी न कर लेते
तो घर जहन्नम न बनता। अब्बा के मरने के बाद अम्मी भी बुस्सी गई थी। सुहाग उजड़ने के बाद भला कौन औरत खुश रह सकती है। बेचारी जहरा बाजी, उनकी तस्वीरों में कैसी मासूमियत और बेकसी झलकती है। आदमी लाख मुस्कुराए, हंसने की कोशिश करे, मगर चेहरे की बनावट और आंखों का रंग सब कुछ बता देता है। अगर अब्बा दूसरी शादी न कर लेते तो जहरा बाजी इतनी जल्दी न मरती। एक तो अपनी अम्मा की मौत का दुख, बीमारी, ऊपर से मेरी अम्मी की जियादतियां, कितने दुख झेले थे बेचारी ने। अल्लाह मियाँ के घर उनको इसका अज्र जरूर मिलेगा। इन तस्वीरों को देखती हूँ तो एक एक मंजर आंखों के सामने आ जाता है। सब बातें याद आने लगती हैं। जी चाहता है फिर वही दिन लौट आए। जी घबरा गया। आह, जमाहियां लेते मुंह दुखने लगा। बच्चे दिन भर शोर मचाते हैं और रात में कैसी बेखबरी के साथ सोते हैं। लो, इस कमबख्त मारी ने अभी से पेशाब कर दिया। अब सुबह लादी धोना पड़ेगी। शायद दरवाजे पर दस्तक हुई है। कुछ भी नहीं है। जब इंतजार करती हूँ तो जरा जरा देर के बाद यही एहसास होता है। 1 बजने को है। ये घड़ी की सुई भी खूब है। ऐसा लगता है कि जब इस पर नजर पड़ती है तो ये चलना शुरू कर देती है। अब गौर कर रही हूँ तो इसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। रोशनी आंखों में लग रही है। बुझा दूंगी तो नींद आ जाएगी। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। चलो पेड़ों में पानी डालते हैं। रात है तो क्या हुआ, आखिर जागते रहने के लिए कुछ तो करना ही होगा।